अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। एक तूफ़ान बर्पा हो गया है। अमेरिका के नामज़द जो खसूसी सफ़ीर हैं, जिनको नामज़द अमेरिकी सदर ट्रंप ने हाल ही में नॉमिनेट किया था अपने नई पोजीशन के लिए, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर एक ट्वीट आई है, बल्कि एक नहीं 2 ट्वीट्स आई हैं, जिसमें न सिर्फ ये कि उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है, मगर इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के एक ग्रुप को भी तनकीद का निशाना बनाया है और कुछ ऐसा इशारा दिया है कि जिससे लगता है कि वो पाकिस्तानी मीडिया से इतना खुश नहीं हैं। और इसके बाद तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो कायदीन हैं, उनकी सफ़ों में बजा तौर पे खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि वो तो पहले दिन से ही एक कोशिश कर रहे थे और इस बात का तकाजा भी कर रहे थे कि नई अमरीकी इंतज़ामिया सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाले कि वो इमरान खान को जेल से रिहा कर दें। इसी वाले से हम गुफ्तगू का आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट साकिब बशीर, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर शिज़रा मनसब, जो कि मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं बराए वज़ारत ख़ारजा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिज़रा। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक, जो कि सदर में हैं साउथ रीजन खैबर पख्तूनख्वा के। तो शाहिद खटक साहब, एक तो मुबारक हो, अमेरिका के एक नामज़द अहलकार ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। ये आखिर हुआ कैसे है और क्या इसमें PTI की कंट्रीब्यूशन है या हमारे मीडिया की कोताही है कि जिसकी वजह से नए जो नामज़द अमरीकी अहलकार हैं रिचर्ड ग्रेनेल, वो नाराज़ हो गए और गुस्से में आके इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मतीउल्लाह भाई। देखिए, पहली बात तो ये कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मुल्क के ऊपर असर भी होता है, उनकी पॉलिसी के ऊपर भी, क्योंकि अमेरिका जो है वो इस टाइम दुनिया में सुपर पावर है, तो उनकी अहमियत हर जगह मौजूद रहती है। लेकिन एक चीज बड़ा जो हमारा वाज़ा मौक़िफ़ है वो यही है कि जब रिजीम चेंज में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और डोनाल्ड लू ये जब सहूलतकारी कर रहे थे हमारे हुकूमत में, हमारे हुकूमत चलाने में, तो उस टाइम भी हमने यही कहा था कि जी मुदाखलत आप ना होने दें, हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड पे रखें, अपनी खुददारी के लिए और अपने पाकिस्तान की सुप्रीमेसी के लिए आए मिलकर स्टैंड लें। तो उस टाइम ये PDN के 13 जमातें जिन्होंने हमारी हुकूमत को बेदखल किया, इमरान खान साहब को कुर्सी से उतारा और सहूलतकार यही डोनाल्ड लू और जो बाइडेन के जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो उस टाइम ये बड़ा खुश थे और उनकी ये लग रहा था कि जी ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप के साथ इमरान खान के जो ताल्लुकात थे, प्राइम मिनिस्टर उन्होंने विजिट भी किया और इमरान खान साहब जब अमेरिका भी गए तो हमने पाकिस्तान के इमेज बिल्डिंग के लिए और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के लिए और पाकिस्तान के मफादात के लिए उनके सामने इमरान खान साहब ने बात की। लेकिन एक चीज मैं बड़ी वाज़ह कर दूं कि कोई ट्वीट आती है या कोई बैरूनी मुदाखलत होती है, तो पहले भी हमारा बड़ा वाज़ह मौक़िफ़ था और आज भी हमारा बड़ा वाज़ह मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो होने से पहले यही चाहिए थी कि अदालत से उनको लीगल तरीके से रिलीज मिलता। अगर नहीं मिलना, अदालत कंप्रोमाइज है, अदालत कमजोर है, तो हमारी जो दूसरी उम्मीद है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम से है कि वो जिस तरह डी चौक गए, जिस तरह उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट किया, तो आइंदा भी हमारी तवक्को जो है इमरान खान साहब की तवक्को और जेल से यही पैगाम है कि मुझे इंसाफ की तवक्को जो है वो अपनी कौम से है। पाकिस्तानी कौम के ऊपर उनका बड़ा एतमाद है और हमारी भी उनसे यही तवक्को कि वो निकलेंगे और हम। ठीक है शाहिद खटक साहब, डोनाल्ड लू की जो एक बयान सामने आया था हमारे पाकिस्तानी सफारतकार खुफिया मरासले के जरिए, वो उसको तो आप अमेरिका की साजिश कह रहे थे, तो अब जो रिचर्ड ग्रेनेल का जो बयान आया है, क्या ये अमेरिका की साजिश है, मुदाखलत है? PTI इसको क्या समझती है? भेजा था
उधर नौयत कुछ और थी। उधर उन्होंने धमकी दी थी अगर इमरान खान को आपने ना हटाया तो संगीन नताइज का आपको सामना करना पड़ेगा। नंबर देखिए, डोनाल्ड लू ने भी इमरान खान को निकालने की बात की थी और रिचर्ड ग्रेनेल ने भी इमरान खान को निकालने की बात की है, तो फर्क क्या है दोनों में? जी देखें, उसमें वो इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए उन्होंने साइफर भेजा था। इधर इमरान खान की रिहाई की इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है तो पूरी दुनिया उससे इंटरफेयर करती है। अगर फलस्तीन में होता है तो हम फर्क वहाँ पे इंटरफेयर करते हैं, अगर शाम में होता है तो उसका हवाले से हमारा पहुंच होता है। जब रशिया और यूक्रेन का जंग था तो भी हमारे एक पहुंच था। दोनों की और दुनिया की मौक़िफ़ होती है। चले ठीक है, तो ये उनका मौक़िफ़ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसको पता है इमरान खान से ताल्लुक रहा है प्रेसिडेंट से। चलें ठीक है डॉक्टर शिजरा जी, डॉक्टर शिजरा आप दफ्तर खारजा की पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं और मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात से भी आपका ताल्लुक़ है। आखिर वही हुआ जिसका डर था कि नून लीग के लिए मुश्किल नहीं बढ़ गई, अब अमेरिका से भी पैगाम आना शुरू हो गया है बड़े वाज़े अल्फाज में कि इमरान खान को रिहा करें। तो अब आप रिचर्ड ग्रेनेल के इस ट्वीट को साजिश कहेंगी, मुदाखलत कहेंगी, क्या कहेंगी? जी बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, आपने मुबारकबाद दी पीटीआई को, तो मैं भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि हम अफसोस कर लेंगे हम कोई नहीं, मैं मुबारकबाद देती हूँ कि हम कोई गुलाम हैं से लेके आज रिचर्ड ग्रेनेल के आने के लिए खुशियाँ मनाना, शहनाइयाँ बजाना, जो इनके सोशल मीडिया पे कोहराम मचा हुआ है, तो ये सफ़र इन्होंने बड़ी जल्दी तय कर लिया। और ये कहना उस वक़्त इनका कि जी हमारा अमेरिका हमारी साजिश कर रहा है, अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, साइफर लहराना, वो सारा एक ड्रामा था जिसका बड़ा बिल्डअप किया गया और एंड में साइफर कुछ भी ना निकला। और इन्होंने कहा कि जी ये पहले कहा अमेरिका हमें गिराना चाहता है, फिर कहा अमेरिका नहीं गिराना चाहता, जनरल बाजवा हमें निकालना चाहते थे, फिर जनरल बाजवा नहीं निकालना चाहते थे। कई सफ़र इन्होंने खैर तय किए, ये यू टर्न्स के तो मास्टर हैं। लेकिन जहाँ तक इस बात का सवाल है रिचर्ड ग्रेनेल की किसी भी बात का, तो पाकिस्तान इज़ अ सॉवरेन कंट्री, हमारे अंदरूनी चीज़ों में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। और वो जो कहते थे कि ये मुदाखलत है वैसे अगर ये इससे आगे जाएंगे तो ट्वीट की हद तक ठीक है, ये ट्वीट्स करें, शायद डोनाल्ड ट्रंप भी कोई ट्वीट कर दे, ट्वीट करने पे कोई हमें एतराज़ नहीं है, हर को अपना जो भी मौक़िफ़ होते हैं वो ट्वीट्स पे बयान कर सकता है। लेकिन अगर इससे आगे ये कोई भी इन्होंने अगर कदम उठाने की कोशिश की, रिहा नहीं करेंगे। देखें, दो नहीं, एक पाकिस्तान वाले इमरान खान को हम किसी के कहने पे भी नहीं रिहा कर सकते, ना ही इनकी डिमांड्स पे रिहा कर सकते। अगर वो बेकसूर हुए, अगर उन पे कोई मुकदमे साबित ना हुए तो वो रिहा हो जाएंगे। अगर उनके ऊपर मुकदमे साबित हो गए, जिनका कि काफ़ी अब इम्कान नज़र आ रहा है, तो फिर वो रिहा नहीं होंगे, अपनी सज़ा पूरी करेंगे। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत जो है उसको इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बड़े अहम ओहदे पे हैं और ये खसूसी एलची मुकर्रर होने जा रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, अमरीकी मफादात के लिए। तो इनकी तरफ से ये ट्वीट आना कि इमरान खान को रिहा करो, ये इसके ऊपर आपकी हुकूमत को सांप क्यों सूंघ गया है? देखिए, हुकूमत का तो इस पे कोई जवाब बनता नहीं है। पहली बात तो ये कि अभी डोनाल्ड ट्रंप अभी स्वेर इन भी नहीं हुए, जिस वक्त हो जाएंगे ये लोग सारे अपने ओहदे संभाल लेंगे। अगर इन्होंने ऑफिशियली कोई बात की तो शायद हुकूमत आपकी हुक्मरान जमात का क्या रिस्पांस? हमारा तो ये रिस्पांस है कि दिस इज जस्ट अ ट्वीट, एक किसी बंदे ने अपने मौके अपने तरीके से ट्वीट कर दी। इमरान खान जब आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप को मिलने गए थे तो आके इन्होंने कितने शादियाने बचाए थे कि मुझे लगता है मैं दोबारा से वर्ल्ड कप 2 जीत के आ गया हूँ। और उसके बाद हुआ क्या, कश्मीर हमारे हाथ से चला गया, जिसकी ये फतह करके अपनी तरफ से आए थे। तो हालात तो इनके ये हैं, तो इसलिए हमें इस किस्म की ट्वीट से हुकूमत को तो खैर बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमत का इस वक्त फोकस बिल्कुल और है, और ना ही हम समझते हैं कि अमेरिका किसी तरीके का हमारे ऊपर इस तरह से इतना को प्रेशर डालेगा। अमेरिका के पास भी बहुत सारी तरजीहात है, पाकिस्तान उन तरजीहात में बहुत निचले नंबर पे आता है और इमरान खान उससे भी निचले नंबर पे। हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शहबाज शरीफ साहब को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस्टेब्लिशमेंट को फ़र्क पड़ता है। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट को इन बातों से क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तो सियासत में है ही नहीं। एग्जैक्टली, एस्टैब्लिशमेंट सियासत में नहीं है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी ज़रूर है, जिस तरह के वो हर हुकूमत के साथ। जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट सियासत में नहीं है, इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट को फ़र्क भी नहीं पड़ता। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट हर हुकूमत के साथ खड़ी होती है। दिस इज द रियलिटी। पिछली नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ तो नहीं थी, खुद नवाज शरीफ साहब ने नहीं, वो कोई आपके साथ आपकी नहीं, जब हुकूमत डिलीवर कर रही
होती है इस वक्त हमारी हुकूमत डिलीवर कर रही है। नहीं, शरीफ साहब ने डिलीवर किया था, वहां पे उस वक्त और मामला थे। आपको पता एक चीजें बन रही थी, इमरान खान को लाने का एक बहुत लंबा चौड़ा प्लान बन रहा था। भी डट जाएगी अमेरिका की इस ट्वीट का कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्वीट से तो डेफिनेटली नहीं पड़ता। ट्वीट से आगे अगर कोई चीज हुई तो फिर देखी जाएगी कि उससे आगे वो क्या करते हैं, जो कि मेरे पर्सनली मेरे राय में कोई ऐसी खास चीज नहीं होगी जिससे कि हमें मौकफ नहीं है। नहीं, नून लीग का तो ये मौकफ है कि हम मुबारकबाद इन्हें दे रहे हैं कि हम कोई गुलाम है से उसको देख रहे हैं रिचर्ड ग्रेनल की तरफ, ये कि ये हमें आके रिहा करवा देगा। ना अवाम निकली, ना इनके वो जो यलगारे थी वो कामयाब हुई, ना सर पे कफन कामयाब हुए, ना जहाद कामयाब हुए। तो अब ये देख रहे हैं कि शायद रिचर्ड ग्रेनल कामयाब हो जाएगा। तो उनको तो हम नून लीग तो मुबारकबाद दे रही है कि चलें शायद यही उनका पत्ता जो है वो चल जाए। आखिरी कार्ड शायद रिचर्ड ग्रेनल ही हो इनका, जिसकी बात हो रही है। होते हुए भी आप कह रही हैं कि शायद ये कार्ड चल जाए, तो आपको तो कहना चाहिए कि कुछ स्टैंड नहीं ले रही, मतलब आपको भी डाउट है कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं इनको तंजिया तौर पे अच्छा, तंजिया तौर पे। साकिब बशीर साहब, आप भी हमारी अदालतों को कवर करते हैं। शजरा तो कह रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि शायद खटक साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई भी जो है कोई उनका इंतज़ार नहीं कर रही है अमेरिका का। आपके ख्याल में इस तरह की जो अमेरिकी एहलकार की ट्वीट है, इससे पाकिस्तान के जजों को कोई फ़र्क पड़ेगा या अदालतों को? नहीं, जजों को तो फ़र्क जो है वो इस तरह नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह नहीं तो किस तरह पड़ता है वो इनडायरेक्टली? किस तरह पड़ता है वो मैं बताता हूँ आपको कि हालात वो हमेशा से यही कहा जाता है कि केस बने हुए हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, अदालतें फ़ैसला करेंगी। तो माजी में भी हमने देखा कि जो केस 6-6 साल लगे बनाने में, तो वो 6 घंटे में भी ख़त्म हो गए, मतलब ये भी हमने देखा है। तो इसलिए जब केसेस जिस स्पीड से बनाए जाते हैं, जब उससे डबल ट्रिपल स्पीड से ख़त्म होना शुरू हो जाए तो फिर समझ जाएं कि कुछ ना कुछ जो है वो हो रहा है। तो उसका तरीकाकार यही होता है कि प्रोसिक्यूशन थोड़ी सी कमज़ोर कर दी जाती है। प्रोसिक्यूशन कहती है ये केस भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता। मियाँ साहब के केसेस में जब वो वापस आए थे लंदन से, तो वही नैब जिसने 6 साल लगाए केसेस में, वही सारे उधर कोर्ट में खड़े थे कि जी ये केस तो बनते ही नहीं थे, ये वैसे ही बना दिए। तो इसलिए वो हुए तो मियाँ साहब भी अदालत के जरिए ही ना, मतलब उनके केसेस ख़त्म हुए। तो वो अदालतों के जरिए भी केसेस फिर इसी तरह ख़त्म हो जाते हैं। अगर वो उसके असरात, अब डायरेक्टली तो असरात कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आते, इनडायरेक्टली बहुत जगहों पे वो असर जो है वो होता हुआ नज़र आ जाता है। लेकिन अब होगा क्या इसमें, अभी तो कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। लेकिन इमरान खान साहब का केस तो एक बड़ा अहम केस जो है, बिल्कुल उस पर 190 मिलियन पाउंड वाला, वो उसमें बिल्कुल वो आखिरी स्टेज पे पहुंच गए। उसमें नैब ने आर्गूमेंट्स कर दिए हैं फाइनल, और जो इमरान खान की टीम है, लीगल टीम है, उन्होंने कल करने हैं। तो कल और चंद दिनों में उसमें तो फैसला हो जाना है। और तो उसमें क्या फैसला हो सकता है? उसमें सज़ा हो सकती है उनको 7 से 10 साल सज़ा भी, मतलब मैक्सिमम सज़ा हो सकती है। मिनिमम भी बरी भी हो सकते हैं, लेकिन बरी होते हुए इससे पहले जो है वो ट्रायल्स में हमने नहीं देखे। तो लेकिन ये है कि चंद दिनों में उसका फैसला आना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रायल है उनका। चलें, अगर फैसला हो भी गया तो फिर उसके बाद अपील होगी, सस्पेंड हो जाएगा, 2-3 हफ्तों में सस्पेंड हो जाएगा फैसला। जी। फिर जब तक ट्रंप साहब भी आ जाएंगे फिर जो रिचर्ड ग्रेनल कह रहे हैं, ट्रंप साहब ने अगर खुद कह दिया तो फिर देखेंगे डॉक्टर शजरा, फिर सोचेंगी हुकूमत क्योंकि अभी तो फिर उसके ऊपर दफ्तर खारजा भी कुछ ना कुछ कहेगा, तो या फिर कुछ करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो। देखिए ना, ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मामला है, हमारे अंदरूनी मामला में कैसे कोई मुदाखलत कर सकता है? फिर वो सारे डोनाल्ड लू ने जो किया था वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, डोनाल्ड लू का तो इन्होंने एक ड्रामा बनाया था। अच्छा, झूठ बोला था इन्होंने। जी, डोनाल्ड लू सच्चे थे। डोनाल्ड लू ने कोई ऐसी बात नहीं की थी। जो आपका पाकिस्तान का सफीर है वो झूठ बोल रहा था, जिसने लिख के दिया कि डोनाल्ड लू ने ये कहा। नहीं, वो झूठ बोल रहा था। वो बात को इन्होंने आउट ऑफ प्रोपोर्शंस ब्लो किया था। इस तरह की चीजें सामने आ गई। देखिए, इस तरह के मरासलात जो हैं अंदरूनी तौर पे कई आते हैं। अच्छा, उसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसको इस तरीके से पब्लिक में ले आए और कहें कि जी ये तो साजिश हो रही है। ये साजिश नहीं होती, ये आपस में मुल्कों की उसको कह लें कि बातचीत होती है, उनको बताते हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं। इसमें ये कोई अजीब चीज नहीं। लेकिन फिर उसको एहतजाज क्यों किया गया? फिर उसको सफीर को बुला के इन्होंने इस तरीके से उसको ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया, इस तरीके से उसको इन्होंने प्रेजेंट किया कि नहीं,
नहीं, हमारी मजबूरी नहीं थी, वो हमने इन एनी केस करना था, लेकिन उसको इस तरीके से पब्लिक तो नहीं करना था, या उसको ये तो नहीं कहना था। ये डिप्लोमेसी के असूल होते हैं, डिप्लोमेसी का एक तरीका होता है। चलो ठीक है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात का अमल तो शुरू हो चुका है और इमरान खान ने भी 2 बड़े मुतालबे सामने रख दिए, मगर PTI के ही एक रहनुमा शेर अफजल मरवत, उनकी तरफ से एक नया फार्मूला भी आया है, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। शाहिद खटक साहब, शेर अफजल मरवत के फार्मूले पे तो हम आएंगे, मुज़ाकरात का जो उन्होंने तजवीज़ किया है, मगर पहले 2 बड़े मुतालबात के जुडिशल कमीशन बनाया जाए 3 सीनियर जजों पर मुश्तमिल 9 मई के लिए, और बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए, ये इमरान खान के मुतालबात हैं। क्या ये मुतालबात मुज़ाकरात की शर्त हैं या मुज़ाकरात का एजेंडा है? जी देखिए, पहले तो मैं मुहतरमा के उसके ऊपर कमेंट करना चाहूंगा। तो वो फरमा रही थी कि जी सैफर था ही नहीं, फिर अगर सैफर नहीं था तो इमरान खान को फिर उसने अरेस्ट क्यों किया, और फिर इन्होंने जो तकरीरें की कि जी सैफर की कॉपी गुम हो गई है, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस किया। उधर अटॉर्नी जनरल ने ही बताया कि जो इमरान खान ने स्टेज के ऊपर जो सैफर लहराया था मतलब वही था जो उन्होंने बताया। फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको सैफर की कॉपी मांगी तो ये देने से इनकार दी थी, क्योंकि उसे सैफर की हकीकत जो थी वो वाज़ेह हो जाती। और आप कह रहे हैं कि जी ट्वीट से असर पड़ेगा या नहीं। जी देखिए, ये गुलाम इतने गुलाम है, ये इनके अमेरिका वाले जो है ये इनके आका है। आप देखेंगे कि उनके सामने सर भी झुकाएंगे और जैसा वो कहेंगे और वैसे ही करेंगे। इनका माजी आप उठा के देख ले। और खटक साहब, अगर वाकई इन्होंने सर भी झुकाना है और अमेरिका के कहने के मुताबिक इमरान खान को रिहा करना ही करना है, तो फिर आप मुज़ाकरात किस बात के कर रहे हैं हुकूमत से? फिर चुप करके बैठ जाए, इंतजार करें। जी देखिए, पहली बात ये कि तहरीक-ए-इंसाफ पॉलिटिकल जमात है और सियासी जमातें जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर यकीन रखती है। जी देखिए, इमरान खान साहब जब सलमान पार्क में थे तब भी उन्होंने उनके 2 वीडियो पैगामात मुज़ाकरात के हवाले से उसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं और मुज़ाकरात ही वाहिद हल है जिस जरिए ये मसाइल हल होंगे, लेकिन हम मुअस्सर मुज़ाकरात चाहते हैं। मुअस्सर इन असेंस ये कि अभी अगर हम हुकूमत के साथ एक मैंडेट के ऊपर बात करेंगे तो ये तो रिसीविंग एंड के ऊपर है, ये तो इनको तो फायदा पहुंचाया गया है। लेकिन क्योंकि जैसी भी है लूटी लंगड़ी या जो बैसाखियों के ऊपर कायम हुकूमत है, लेकिन बिठा तो दिया है, वज़ीर-ए-आज़म भी बना दिया है, तो मुज़ाकरात जो है ये वक्त की जरूरत है। तहरीक-ए-इंसाफ सियासी जमात है और जो हमारे इस टाइम कहते ना हक में लोग पड़ी हुए जेलों के अंदर, तो इमरान खान साहब अगर उनकी रिहाई की डिमांड कर रहा है तो बिल्कुल जेन्युइन कर रहा है। कौन सा उन्होंने क्रिमिनल उनका रिकॉर्ड है। 9 मई से पहले किसी के ऊपर एक FIR नहीं था, 9 मई के बाद यहाँ पे 200 250 सही चीज जो है हम मार चुके FIR की। इस टाइम तो गैर कानूनी तौर पे इन्होंने FIR की है, ना इस मुल्क में आईन है ना कानून है। एक FIR खत्म करते दूसरे में पकड़ लेते हैं। एक बंदा या वो ना वो फरिश्ता है ना वो जिन है। एक टाइम पे 9 मई को वो लाहौर में भी है और उसी तरह मोमिया वाली में भी है। इसी देख के इस टाइम आपका जो अदालत है वो कमजोर है, वो सही तरीके से रिलीफ नहीं दे पा रही। अगर जिस दिन अदालतों ने सही रिलीफ देना शुरू किया तो इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत के ऊपर जितनी भी FIRs है ये सारे के सारे 5 मिनट में उठ जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस टाइम हुकूमत जो है या उनके सहूलतकार जो है वो नहीं चाहते कि तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत जो है वो बाहर निकले, क्योंकि इनको डर है कि इमरान खान जिस दिन बाहर निकलेगा तो इन्होंने जो मुल्क और पाकिस्तान का पैसा लूटा है, जो अवाम के टैक्स का पैसा लूटा है, तो हम अपनी हुकूमत भी इनसे पाई का हिसाब ले रहे थे और आगे भी इनसे ये शाहिद खटक साहब PTI पहले भी इनसे पाई का हिसाब ले चुकी है और अब इस सूरत हाल से 2-4 है। तो अब आइंदा भी अगर आप पाई का अस्पताल वो हिसाब लेने के चक्कर में, तो आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? जी देखिए, हम इमरान खान के ऊपर कौन सा इन्होंने ऐसा कोई केस बनाया हुआ है? तो शाहखाने का केस है। अगर इमरान खान ने तो कोई चीज खरीदी है और कानूनी तौर पे खरीदी है तो अगर गैर कानूनी होती तो सजा होती। क्या तो शाहखाने से सिर्फ इमरान खान ने लिया था? इन सब बेनिफिशियर को शाहखाना के। इसी तरह इमरान खान के ऊपर इज्जत का केस था, घटिया तरीन केस था पाकिस्तान का।
लाहौर हाई कोर्ट किया, FIR काट दो। लाहौर हाई कोर्ट से जमात पार किया है, FIR काट दो। जमात पार से इस्लामाबाद, चलें, ठीक है, ठीक है। शाहिद खटक साहब, ये बात हो गई। आप ये बताएं, शेर अफजल मरवत साहब ये क्या फार्मूला दे रहे हैं, नया फार्मूला जो दे रहे हैं मुज़ाकरात का, और PTI की इस हवाले से क्या पोजीशन है? देखिए, शेर अफजल मरवत साहब जो है वो हमारे पार्टी की है। अगर उन्होंने कोई फार्मूला दिया ईवान के ऑफ हाउस उन्होंने सजेशन किए हैं तो वो मेंबर ऑफ द हाउस है, तो वो अपने गुजारिशात सामने रख सकता है। अगर उसने कुछ संजीदा या कोई अच्छी बात की है तो उसका हुकूमत को वेलकम करनी चाहिए थी। लेकिन ये शेर अफजल मरवत साहब का बयान है, पार्टी की जो पॉलिसी है, इमरान खान साहब ने जो जेल से अनाउंस किया, मैंडेट उन्हीं लोगों के साथ। जी डॉक्टर शहज़रा, आप क्या कहेंगे शेर अफजल मरवत के इस अनोखे फार्मूले के हवाले से? देखिए, पहली तो बात यह है कि PTI को खुदा करके कुफर टूटा, और आज ये कह रहे हैं कि जो है हम एक सियासी जमात हैं और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और पहले ये कहते थे कि ये चोर डाकू ये वो, अभी भी कह रहे हैं, फिर साथ कह रहे हैं हमने मुज़ाकरात करने हैं। पहले कहते थे आपके पास कोई ताकत नहीं है, हमने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं। पैरेलल इनकी जो है मीडिया टीम और सोशल मीडिया वो अंडरमाइन करता था इस्टेब्लिशमेंट को, फौजी क़यादत को, सबके ऊपर ये क्या क्या बातें नहीं करते थे। इनके अपने हैंडल से ये बातें इमरान खान के हैंडल से हो चुकी हैं। अब तीसरी बात इन्होंने की कि आपके पास तो ताकत ही नहीं है। आज इनको लग रहा है कि हमारे पास इतनी ताकत आ गई है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जहां तक पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात करने का या पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने का है, हम तो शुरू से ये कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें और जो बात करनी है पार्लियामेंट में आके करें। लेकिन क्या माने है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है एक कमेटी बना दें, जैसा कि शेर अफजल साहब कह रहे हैं। मैं आपको यही कह रही थी कि स्पीकर को कौन रोक रहा है? स्पीकर साहब ने एक कमेटी ऑलरेडी बना दी हुई है, जिसको कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी के नाम से बनाया गया था, जिसमें तमाम जमातों के जो टॉप लीडरशिप है वो थी। उसमें तो ये आते नहीं थे, आने से इनकार करते थे। उस वक्त ये कहते थे कि नहीं जी। आज इन्होंने कहा कि जी एक कमेटी, ठीक है, मैं समझती हूँ, अगर आज भी इनको समझ आ गई है तो कमेटी बन जानी चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर ये बातचीत होनी चाहिए। इस बातचीत को आगे लेके चलना चाहिए बतौर एक सियासी कारकुन के और एक सियासी जमात के उसके रुकन के। मैं समझती हूँ कि सियासी जमातों को आपस में बातचीत करनी चाहिए और हम आज भी बातचीत करने को तैयार हैं, अगर ये गैर मशरूत बातचीत करें। जो इन्होंने 2 शर्तें रखती हैं वो शर्तें इस तरीके से नहीं मानी जा सकती, क्योंकि हुकूमत का ये पर्व्यू ही नहीं है कि हम जाके तो कह दें कि अच्छा जी इन लोगों को छोड़ दें। ये तो अदालतों ने फैसले करने हैं ना। हुकूमत कैसे कह सकती है कि इन सारे लोगों को छोड़ दें क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि छोड़ दें? तो ये अदालतें फैसले करेंगी, अगर बेगुनाह होंगे तो छूट जाएंगे। अगर सारे फैसले अदालतों ने करने हैं तो फिर हुकूमत को भी कोई मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं है। नहीं, चीज पे होंगे कि आइंदा आगे कैसे चलना है, किस तरीके से चलना है। एक तमाम ऑपोजिशन और अदालतों में भी तो आप लोगों का कंट्रोल हो गया है। 26वीं यानी तरमीम के बाद तो आप बेंच भी आप लोग अपनी अक्सरियत से बनाते हैं। नहीं, ऐसी नहीं है बात कि ठीक है, मर्जी का आप बना रहे हैं। मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट का एक से तो होनी चाहिए ना। क्यों सुप्रीम है पार्लियामेंट? क्योंकि अवाम की ताकत से आती है, अवाम की जुबान बन के आती है ना। तो ये अवाम की ताकत है, अवाम की से तो होनी चाहिए ना इस चीज के अंदर। बाकी ये कहते हैं कि जी 3 सीनियर मोस्ट जजेस, तो ये ढूंढते हैं वही सहूलतकारी जो कि अब गुड टू सी यू और वही सारी चीजें जो कि अब इनको मुयस्सर नहीं है, इसलिए ये इनकी चीजें। आप क्या कहते हैं कि आईनी बेंच से तहकीक करवा ली जाए? नहीं, उनके 3 जजेस हैं, आपका आईनी बेंच है। ये तो इनकी जुडिशियल कमीशन बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। शुरू से ये जब चाहते हैं कि इनको किसी ना किसी तरह की सहूलतकारी मिल जाए तो इस तरह की डिमांड्स करते हैं। और ये जो कहते हैं कि जी ये दोबारा से इलेक्शन हो, हमें हमारा मैंडेट मिले, ये भी तो ये कह चुके हैं कि हम तो ये सियासी बयान देते हैं। जब इन्होंने कहा था 35 पंक्चर, बाद में कह दिया सियासी बयान। जब 4 हल्के खुले तो उसमें क्या हुआ? ठीक है साकिब रशीद साहब, ये जो 2 हैं कि 3 जजों, सीनियर 3 जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए 9 मई के लिए और बेगुनाह अफराद को रिहा किया जाए, तो कानूनी तौर पे क्या ये काम हुकूमत करेगी या अदालत करेगी? वैसे जब अदालतों के पास ये मामलात गए हैं तो अदालत हमेशा
गवर्नमेंट की तरफ ही रेफ़र करती है। ये अरशद शरीफ जो है वो उनके कत्ल के हवाले से ये बात आई थी, और अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जजमेंट जो है वो 6 महीने हो गए रिज़र्व करके रखी हुई है। तो वहाँ पे भी यही कहा गया था कि गवर्नमेंट ने ही ये करना है। फिर गवर्नमेंट को बुलाया गया, पूछा गया करना है नहीं करना, या उनको कहा गया आप करें। तो उमूमी तौर पर पूरा एक जजमेंट दे के उनको कहना कि आप बनाएं, ये बहुत कम होता है। लेकिन टेकअप करती हैं अदालतें जो इस किस्म के केसेस, लेकिन अल्टीमेटली बनाना हुकूमत नहीं है। तो 9 मई का 2023 से आज तक अगर नहीं बना तो आज क्या बन जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। 8 फरवरी 2024 से लेकर आज तक इलेक्शन के हवाले से कोई इंक्वायरी कमीशन, क्या मेरा ख्याल में कोई पार्लिमानी कमेटी भी नहीं बनी। पिछले 2018 में हमने, बेशक वो भी उसने भी काम नहीं किया था, उसका भी रिजल्ट को नहीं निकला था, लेकिन कोई पार्लिमानी कमेटी बन जाती, कुछ ना कुछ मतलब थोड़े से स्टेप ले लिए जाते। तो अब तक कुछ नहीं हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसी सिचुएशन, मेरे ख्याल में हुकूमत इतना तो कर सकती है ना कि चीफ जस्टिस को कमीशन के लिए लिख सकते हैं, और चीफ जस्टिस जो है वो 3 जजेस कोई से भी अपनी मर्जी के कर सकता है। इसमें तो कोई रुकावट नहीं है, कोई मेरा ख्याल है कोई हरज भी नहीं है। गवर्नमेंट जब ये भी कहती है कि ये 9 मई के वाकयात हुए हैं, गलत हुआ है, बिल्कुल सब कहते हैं गलत हुआ है, और उसको इसकी शफाफ इंक्वायरी कराने में तो कोई हरज नहीं है। 8 फरवरी इलेक्शन। और ये जो दूसरा मुतालबा है कि बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए, क्या हुकूमत ये कर सकती है? कर सकती है। ये तो बेगुनाह कैदी क्या मतलब, ये 2-3 माह की अगर मैं बात करूं तो 2-3 माह में इस्लामाबाद में भी दर्जनों मुकदमात, पिंडी में दर्जनों मुकदमात हुए। उसमें ये नहीं है कि हर बंदे ही, आपने अगर 1000 बंदा पकड़ा है तो 1000 तो नहीं होगा ना मुलजम, तो वो बड़े सिलेक्टिव से होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट छोड़ सकती है, वो उनका इख्तियार है। प्रोसिक्यूशन लिख के दे सकती है कि ये अगर जो है वो 2000 बंदा हमने पकड़ा है तो इसमें से 150-100 बंदा हमारा मुलजम है, बाकियों को अदालत। आप ये कह रहे हैं जो 2 बड़े मुतालबात हैं, ये कुछ ना कुछ कर सकती है गवर्नमेंट, काबिल अमल है, सब कुछ मतलब ऐसा नहीं है, कर सकती है। ये मुतालबात मंजूर कर सकती है, और इसमें बज़ाहिर हुकूमत का कोई बराह रास्त या फौरी नुकसान नहीं। जी, नुकसान भी नहीं है। जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, बल्कि पाकिस्तान में जजेस कैसे लगते हैं, कैसे बनते हैं, और अब की बार जज बनने के लिए आपको दरख्वास्त देनी होगी, उम्मीदवार बनना होगा, और हो सकता है आपको इंटरव्यू भी देना पड़े। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ अगले सेगमेंट में मेहमान होंगे साकिब बशीर। वेलकम बैक साफ़ी प्रोग्राम में। अगर आप जज लगना चाहते हैं तो आपको सिर्फ वकील बनना चाहिए और हाई कोर्ट का तजर्बा हो, और जुडिशल कमीशन का कोई रुकन आपका करीबी हो, जानने वाला हो, या आप पे एतमाद करता हो। चाहे कोई MNA हो जो जुडिशल कमीशन का रुकन हो, कोई सियासतदान हो, वो आपको आपकी सिफारिश कर दे, और ये सिफारिश कोई ज़ाती नहीं, ये कानूनी तौर पे आपको नामज़द कर दे, तो आप जज भी बन सकते हैं हाई कोर्ट के। कुछ ऐसे ही कवायद तरतीब दिए गए हैं हाल ही में, जो तजवीज़ किए गए हैं, अभी हतमी नहीं है, वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट के डाल दिए गए हैं, आवाम से राय तलब की जा रही है। मगर ये जो कवायद तजवीज़ किए गए हैं ये भी बहुत दिलचस्प हैं कि पाकिस्तान में हाई कोर्ट का जज लगने के लिए क्या करना पड़ता है। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब, थैंक यू। ये कवायद पहली बार ये कवायद तजवीज़ किए गए हैं, अभी हतमी नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी एफर्ट है, क्योंकि बग़ैर किसी कवायद और रूल्स के ये माजी में तमाम जजेस लगते रहे हैं, बल्कि ये जो जुडिशल कमीशन के अंदर जजेस बैठे हैं ये भी बग़ैर कवायद के ही लगाए गए थे या लाए गए थे। और अब इन कवायद के अंदर तो बड़ी ही कुछ दिलचस्प चीज़ें हैं। इनमें जजेस को दरख्वास्त भी देनी पड़ेगी, जजेस को इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकेगा, और जजेस का मेडिकल चेकअप भी होगा। उनकी जहनी और जिस्मानी जो सेहत है उसका जायज़ा भी मेडिकल बोर्ड लेगा। और ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि मेडिकल बोर्ड जो है वो जुडिशल कमीशन की तरफ से जज के नाम की मंजूरी होने के बाद मेडिकल होगा। अब वो मेडिकल कैसा होगा, किस नौयत का होगा, ज़हनी और जिस्मानी सेहत का कैसे तयन किया जाएगा, और अगर जुडिशल कमीशन ने साकिब कह दिया कि ये जज ठीक है लगा दिया जाए, और एक डॉक्टर ने कह दिया कि नफ्सियाती तौर पे बंदा मतवाज़न नहीं है और इस हवाले से मेरे ख्याल में पिछले भी कुछ जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान का अगर टेस्ट हो जाता तो बेहतर था तो क्या लग रहा है आपको इन कवायद से? ये
नहीं, ये बड़ा मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ लाई है। एक तो ये जो आपने मेडिकल की बात की ये है, दूसरे नंबर पे जो कोई भी एक तो 21 दिसंबर को जो इजलास होने जा रहा है उससे में ये रूल पेश होंगे, प्रपोज रूल्स हैं, इनमें देखेंगे। और 21 दिसंबर को जो नॉमिनेशंस आ रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट या बाकी हाई कोर्ट्स की, लाहौर, पेशावर, सिंध हाई कोर्ट की, वो मेरे ख्याल में डेफर हो जाएगा मामला, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अब ये जो रूल्स प्रपोज्ड हैं ये एक तो वहाँ पे मंजूर होंगे या इनमें से कोई अमेंड होगा। एक तो बात यह है कि 20 दिसंबर तक इन्होंने कहा है कि कोई पब्लिक में भी कोई राय दे सकता है। तो जब ये मंजूर हो जाएंगे तो इनके तहत कोई ना कोई नॉमिनेशन भेजी जा सकेगी। अब कोई भी मेंबर जो है वो कमीशन का वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकेगा, लेकिन अब वो सर्टन उस पर आ गई हैं, शराइत आ गई हैं। एक तो अच्छा भला एक फॉर्म सा बनाया गया है जिसमें उनको जो अलग से जो जुडिशल अफसरान है उनका अलग है और जो वकील होगा उसका अलग है। उनमें मुकम्मल तौर पर उनका डाटा होगा कि इनके जो कैटेगरी वाइज केसेस किस तरह किए, उनकी जजमेंट्स और मुख्तलिफ जो अपीलें या मुख्तलिफ उन्होंने किया है। तो ये सारा एक फॉर्म फिल करके वो जो कमीशन के मेंबर होंगे उनको देंगे। एक एफिडेविट भी साथ होगा कि ये जो कुछ आपने लिखा है ये दुरुस्त लिखा है, और फिर जो सेक्रेटरी होगा कमीशन का वो उसकी जांच पड़ताल भी करवा सकेगा। और इसके अलावा जुडिशल अफसरान के लिए अलग जो है वो रखा गया है। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जितना डाटा होगा वो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसी से, वो मुख्तलिफ नहीं, सिविलियन इंटेलिजेंस, सिविलियन यूज किया गया है। ये जरूरी इसलिए भी था कि अब तो वैसे सिविलियन के अंदर भी पता नहीं चलता कौन सिविलियन है, और आम इदारों में भी सिविलियन का कॉन्सेप्ट बड़ा धुंधला गया है। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल तो बरकरार रखा गया है, चाहे सो कॉल्ड सिविलियन ही क्यों ना हो। बिल्कुल, सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कहा गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो उन्होंने रखी है कि वो नाम बताएगा अपना, जो रिपोर्ट होगी उसमें जो रिपोर्ट देने वाले हैं साइन करेगा और अपने नाम से करेगा, अपना ओहदा और नाम बताएंगे, अपना साइन होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जनरल। मुझे इस पर बड़ा एतराज़ है कि देखिए इतने बड़े बड़े जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो एक वकील के बारे में इंटेलिजेंस एजेंसियों से रिपोर्ट मांगेंगे, जबकि उस वकील की सारी उम्र इन जजेस के सामने पेश होते गुजर गई है, और उस वकील के किरदार की तस्दीक जो है वो कोई 17-18 ग्रेड का मुलाजिम या कोई इंटेलिजेंस का इंस्पेक्टर करेगा, जो आप समझ रहे हैं ना बात। बिल्कुल। तो अफसोस तो इस बात की है कि ये जजेस अपने वकीलों के किरदार की तस्दीक सरकारी मुलाजमों से कराएंगे। और सबसे बढ़ के ये कि जो बार काउंसिल एक्ट है उसमें एक डिसिप्लिनरी ट्राइब्यूनल है, एक डिसिप्लिनरी कमेटी है। वकीलों के खिलाफ कोई भी शिकायत होती है तो वहाँ पे वो कमेटी और ट्राइब्यूनल जो है वो उनको सज़ा दे सकता है। वो ट्राइब्यूनल और कमेटी तो फाल है नहीं, उनमें जजेस भी बैठते हैं बाय द वे, और आपने अपना जो किरदार की तस्दीक है वो सरकारी मुलाजिम करेंगे। आप इस बात को देखें कि एक अगर वकील को एक चीफ जस्टिस नॉमिनेट करता है कि बड़ा अच्छा है, इसको कर देता है, वो जो ही नाम आता है कमीशन में तो ऊपर से इंटेलिजेंस एजेंसी का रिपोर्ट आ जाए कि ये वकील तो खुदा न खास्ता बदकिरदार है। तो अब जिस चीफ जस्टिस ने उस वकील को नॉमिनेट किया है तो उसको तो इस्तीफा देना पड़ेगा फिर, कि एक ऐसे बदकिरदार आदमी को जिसके बारे में इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है चीफ जस्टिस ने कैसे नॉमिनेट कर दिया, और चीफ जस्टिस साइन कर, और उसकी इंटेग्रिटी के हवाले से वो हल्फिया बयान दे रहा है, अंडरटेकिंग दे रहा है चीफ जस्टिस। तो ये क्यों बहुत बड़ा तजाद नहीं है? हमारे इदारे सरकारी मुलाजमों से पूछेंगे कि हमारा किरदार क्या है? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा तजाद है। और वो अगर रिपोर्ट जो है मुख्तलिफ आएगी तो डेफिनेटली जो नॉमिनेट करने वाला है उस पर भी बात आएगी कि ये नॉमिनेट किस उसमें किया है। एक और चीज़ इसमें जो रखी गई है कि जो जुडिशल अफसरान हैं उनको भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन कोई मेंबर हो या फारूक एच नाइक हो, जुडिशल कमीशन के मेंबर हो, या जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान में से एक जो आपको पता है कि वो सिविल सोसाइटी से एक मेंबर हैं, खातून हैं, वो हो या कोई और भी खुर्शीद है, तो इसी तरह कोई सियासतदान हो जी, वो जो शेख आफ्ताब हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जो जज हैं उनमें से भी नॉमिनेट कर सकेंगे। तो ये एक मतलब अब एक सियासतदान बताएगा कि फिलहाल सेशन जज जो है उसको हाईकोर्ट लगा दो, और उस सियासतदान उसके इदारों के कितने केसेस सेशन जज के सामने होंगे। जुडिशल कमीशन में जब सियासतदान आएंगे फिर आप उन्हें रोक कैसे सकते हैं कि वो जज भी ना लगवाएं? अगर वो हाईकोर्ट का जज लगवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर सेशन कोर्ट का जज जो है हाईकोर्ट में क्यों नहीं लिखा? बिल्कुल। यही तो तजादात है, और उम्मीद है कि जो तजाद 26वीं आईनी तरमीम में आ गया है उसको कवायद के जरिए कैसे अब ठीक करेंगे। और वो तजाद है अदलिया का मुकम्मल कंट्रोल हुकूमत के हाथ में।
सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।